Hello friends, I Sunil Gupta welcome you at the platform of Perfection IAS and welcome to you all in my course what is called the comprehensive program in polity and governance। तो बच्चे आज की क्लास में हम एक छोटा सा ओरिएंटेशन लेंगे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस है क्या, सिविल सर्विसेज में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है और किस तरह से एकेडमिक सोर्सेज के साथ में इस प्रोग्राम को हम डील करेंगे। तो आइए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ में बिल्कुल शांति बना करके आप लोग एक एक चीज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली और माइक्रोस्कोपिकली इस चीज़ को सुने एंड फिर इसके साथ हम लोग लीड करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो यार पहले हम बता दें कि व्हाट इज़ हु इज़ द सुनील गुप्ता। आई एम द फैकल्टी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पॉलिटी एंड गवर्नेंस। I am teaching for the last 20 years and these are the brief introduction with the certain institutions. I am associated with the many institutions including the government of Maharashtra and the government of Gujarat, right. So let us go for the discussion about very important program for civil services examination. As you know very well, prelims examination is a very critical stage for the civil services. तो इस क्रिटिकल स्टेज में पॉलिटी एंड गवर्नेंस का रोल क्या है ये हम लोग एक एक चीज़ कर करके डिस्कस करेंगे, राइट। यू नो वेरी वेल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन, पर्सनालिटी टेस्ट। तो देखो बच्चे तुम्हारा जो रोल होगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, इसमें जो इम्पॉर्टेंट रोल होगा तुम्हारा डेट इज़ रिलेटेड टू दैट इज़ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 22% जो क्वेश्चंस होंगे डेट आर कमिंग फ्रॉम द पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अगर हम मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो 180 मार्क्स पोटेंशियल का जो क्वेश्चन होगा आउट ऑफ 70-50 ऑफ द मेन एग्जामिनेशन पेपर दैट हैज़ टू कम फ्रॉम द पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राइट। एंड पर्सनालिटी टेस्ट यू नो वेरी वेल, जाहिर है पर्सनालिटी टेस्ट में मदद तो करेगा ही बिकॉज पॉलिटी एंड गवर्नेंस इज द डायनेमिक एंड द कंटेम्प्रेरी डिसिप्लिन, तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी इनका एक अपना कंट्रीब्यूशन है। इसलिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन एंड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में अप्रोप्रिएट है, राइट। सो इसका प्रिपरेशन, इसका मतलब कि 22%, इस पे आइए एक अलग स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन को ढंग से अगर हम देखें तो इस तरह का चीज़ निकल के सामने आता है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ अगर तुम देखोगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, तो मे इट बी पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड द 22 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड हियर। अगर हम इस साल की बात करें 2023 के, तो 16 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल एरिया एंड अदर ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी एरियाज, राइट। तो टोटल 22 मार्क्स। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो उस समय भी 21 क्वेश्चन थे, उसके प्रीवियस की बात करें तो उस समय भी 22 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राइट। अगर हम मेन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो 190 मार्क्स का पोटेंशियल का क्वेश्चन, 180 to 190 मार्क्स पोटेंशियल का क्वेश्चन हैज़ टू कम फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसका मतलब ये हुआ कि 19% का कंट्रीब्यूशन अगर हम जीएस में कहें तो मेन एग्जामिनेशन में है, अगर प्रीलिम्स में कहें तो 22% यानी जीएस के पेपर का कंट्रीब्यूशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो प्रूफ करता है कि दिस इज स्ट्रेटजिक मॉडल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, राइट। तो देखिए अब आगे चलते हैं या थोड़ा समझते हैं कि ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस है क्या, राइट। तो बी विथ मी टिल एंड ऑफ दिस वीडियो so that you can conceptualize each and everything in very fresh and very clear manner, right. It's okay. And I am from the Perfection IAS. This Perfection IAS has created the record this year, rank number 2. Garima has to come from this institution, and so let us automatically continue our discussion on polity and governance. So let us go for the next important slide here, and this is the polity and governance. यार आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या, आइए इसको देखते हैं। पहला तो यार हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, राइट। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वी विल हैव टू मेक द डिस्कशन अबाउट द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। मतलब अगर पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ना शुरू करते हो तो तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, मेंटल मैप कैसा होना चाहिए, तो पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, राइट। इसके बाद देखेंगे कि कंटेंट क्या है,
बिकॉज पॉलिटी एंड गवर्नेंस MBA एग्जामिनेशन में भी पूछते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछते हैं, PCS में भी पूछते हैं, BPSC UPPSC में भी पूछते हैं। सिविल सर्विसेज की बात करें तो हम कहाँ पर पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कंटेंट को देखते हैं, वी विल हैव टू मेक द डिस्कशन। सोर्सेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल इंटरनेट के ज़माने में सोर्सेस कुछ ज़्यादा ही बने हुए हैं, लेकिन रिलेवेंट सोर्सेस क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो रिलेवेंट सोर्सेस क्या क्या है, इसको हम लोग एक बड़ा सिस्टमेटिक वे में ट्रेडिशनल पोर्शन और कंटेम्प्रेरी पोर्शन में मिला करके इसको क्लासीफाई करके देखेंगे, राइट। एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि ठीक है, यहाँ पर अगर हम कोर्सेस लेते हैं, अगर आप इंस्टीट्यूशन के साथ चलते हैं वेदर ऑनलाइन और द ऑफलाइन, देन व्हाट इज़ द टीचिंग मेथोडोलॉजी व्हाट आई हैव टू अडॉप्ट इन ऑर्डर टू ट्रेन यू। तो थोड़ा सा यार अपने बारे में टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट। इट्स ओके। तो बेस्ड अपॉन दैट लेट अस गो फॉर द डिस्कशन विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, राइट। तो चलो तुम लोग कूल हो जाओ एंड एक तरह से हम चलेंगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, मेंटल मैप क्या है इसका, राइट। सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, जीरो बेस से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। ये है तुम्हारा मेंटल मैप, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, राइट। ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग इज द सोशल एनिमल। तो ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है बच्चे कि ये हमेशा अपने एसोसिएशन में रहता है, आइसोलेशन में नहीं रहता। कहीं पर इनको पहाड़ पे भी भेज दो ना तो ये एसोसिएशन में रहेंगे, कभी भी आइसोलेशन में नहीं रहता ये, राइट। तो ये हमेशा ह्यूमन क्राउड में रहते हैं, राइट। एंड इसको अगर हम क्राउड की बात अगर हम करें तो क्राउड भी दो तरीके से होते हैं, राइट। वन क्राउड इज कॉल्ड द मास ऑफ द पीपल, अनदर इम्पॉर्टेंट इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल। अगर क्राउड है ऐसे ही आया और चलते बना बिना गोल का क्राउड है, नहीं होता है रेलवे स्टेशन पे क्राउड, एक अपने देखा ना कोई गोल है, आया रेलवे स्टेशन पे उतरा, चलते बना, टी स्टॉल पे क्राउड, कोई गोल नहीं है, चाय पिया चलते बना, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड द मास ऑफ पीपल। लेकिन यही अगर पीपल है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज कर ले, एक गोल क्रिएट कर ले, उसको पूरा करने के लिए रेगुलेशन अगर डेवलप कर लेता है, तो ऐसे में बच्चे इसको मास ऑफ पीपल नहीं कहते, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल, इसको बोलेंगे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। जैसे रिलायंस, रिलायंस इज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन। गोल है, कुछ लोग हैं, इसको पूरा करने के लिए एक रेगुलेशन बना के लगा है, तो दिस इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मिलिट्री, ऑर्गेनाइजेशन, राइट। टाटा, ऑर्गेनाइजेशन। परफेक्शन IAS ऑल्सो ए पार्ट ऑफ व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में गोल है, सिस्टमेटाइजेशन है, उसको पूरा करने के लिए रेगुलेशंस है, दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल, राइट। सो डन, यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल के बारे में, राइट। अब देखो बच्चे, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आया और वो हुआ क्या, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट ना। तो गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम करें, यहाँ पर तुम देख रहे हो बहुत तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑल अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, ये क्या कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्षत्रिय के लिए काम कर रहा है ये। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, RSS टाइप ऑफ सिस्टम, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, रिलायंस, टाटा, बिरला इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। NGO है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, BJP, आम आदमी पार्टी। अनदर इम्पॉर्टेंट, फैमिली, फैमिली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब ये बताओ सबको ऑर्गेनाइजेशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबका अपना अपना एक गोल है। किसी का स्पिरिचुअल गोल है, किसी का कल्चरल गोल है, किसी का ट्रेडिशनल गोल है, व्हाटएवर भी, राइट। बट यार एक चीज़ जो तुम देखोगे ना कि गोल की बात जब हम यहाँ पे करते हैं तो गोल दो तरह के हो सकते हैं, राइट। गोल पॉजिटिव भी हो सकते हैं और गोल क्या हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। नहीं, अगर पॉजिटिव गोल हुआ तब तो वो जाएगा पीस, प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट की तरफ। अगर नेगेटिव गोल हुआ तो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा और कहीं ना कहीं पे डिसऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएगा, राइट, वायलेंस की तरफ जाएगा। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को तुम ले लो, अगर गोल पकड़ा कि हमें स्पिरिचुअलिटी को अटेंड करना है, अच्छी बात है, पॉजिटिव गोल है, राइट। लेकिन कंसीडर करो अगर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कह दिया कि मुझे चर्च तोड़ करके हम अपने भगवान को पूजा करेंगे, तो वैसा भी तो हो गया नेगेटिव गोल, राइट। तो नेगेटिव गोल अगर होगा तो ऑटोमेटिकली कल होकर के कॉन्फ्लिक्ट ही होना है, राइट ही होना है।
तो जाहिर है कि दिस काइंड ऑफ गोल इज कॉल्ड द नेगेटिव गोल। बिजनेस अपने प्रॉफिट के लिए एथिकल वैल्यूज़ के साथ अपना प्रॉफिट मेकिंग करता है तो पॉजिटिव गोल, सर्विस दे रहा है पॉजिटिव गोल। लेकिन अब फ्रॉड का कोई बिजनेस करने लगे, डेट इज सेड टू बी व्हाट, नेगेटिव गोल। तो बच्चे समझ गए गोल दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव गोल एज वेल एज व्हाट, नेगेटिव गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया में हम लोग चलते हैं तो राइट। देखो बच्चे, पॉजिटिव गोल और नेगेटिव गोल यहाँ पर है, कुछ का पॉजिटिव कुछ का नेगेटिव, कुछ का पॉजिटिव कुछ का नेगेटिव। ऐसे में क्या हो सकता है, दो ऑर्गेनाइजेशन अगर अपोजिट नेगेटिव गोल वाले एक साथ आते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो एक दूसरे से इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, राइट सिचुएशन होगा, हो सकता है कि बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए तो मैस्कर भी हो जाए, एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे। अंत में ऐसा होगा ह्यूमन सिविलाइजेशन की सर्वाइबिलिटी पे एक थ्रेट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। डायनासोर खत्म हो गया, पता चला ह्यूमन बीइंग भी खत्म हो गया, राइट। तो बच्चे तुमने देखा कि इस तरह के स्ट्रक्चर इन जनरल होता है हमारे पास में, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। तो यार हम तो हैं खतरे में, अब इसको बचाना तो पड़ेगा। और इसी को मेंटेन करने के लिए हमने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों बनाया हमने स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लिंक करके एक डायरेक्शन में ले जाएं, पीस प्रोस्पेरिटी एंड व्हाट, डेवलपमेंट, राइट। इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। इसी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को अगर स्ट्रक्चर हम देते हैं, दिस स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड गवर्नमेंट, राइट। और इसकी जब स्टडी करते हैं बच्चे डिटेल में, तो इसी को हम बोलते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राइट। पॉलिटी एंड गवर्नेंस इज द स्टडी ऑफ व्हाट, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज द प्राइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा तो भी चलेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा तो भी चलेगा, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा तो सोसाइटी नहीं चल पाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर सोशल सिस्टम, राइट। सो दिस स्टडी इज कॉल्ड द पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब ये सोचो, अगर ये इंडिया होता और 140 करोड़ पॉपुलेशन लाखों ऑर्गेनाइजेशन में टूटे होते, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो सबको लिंक करके पीस प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, this organization is called, you know what, that is the state organization। और इसका अगर हम स्टडी करते हैं तब ये हो जाता इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यही ये मॉड्यूल सबका, तो वेरी इजी टू कॉन्सेप्चुलाइज। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन that has to link with other organization tending towards peace, prosperity and development. Done? So these are the particular fact related to conceptual framework, right? अब बच्चे इसको देखते हैं, राइट ना। और कंसीडर करो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अगर हम तोड़ते हैं तो तुम जानते हो तीन ऑर्गन्स निकलते हैं। वन इज कॉल्ड द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, अनदर इंपॉर्टेंट इज टू व्हाट, जुडिशियरी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ये हम लोग डील करते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट में क्या है कि गवर्नमेंट को भी तीन लेवल पे हम लोग तोड़ते हैं। वन इज कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अनदर इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द लोकल गवर्नमेंट, राइट। दिस इज द फैक्ट हियर। अब थोड़ा सा और इसको लेके चलो यूनियन गवर्नमेंट में। यूनियन गवर्नमेंट को अगर हम देखें तो यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन सा चीज़ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट, जुडिशियरी। अब इस मैप को थोड़ा सा ढंग से देखना और ये समझना, ये यहाँ पर लेजिस्लेचर कौन है, पार्लियामेंट, जिसको हम दो भाग में तोड़े, लोकसभा और राज्यसभा में, राइट। अगर हम चलें यहाँ पे इसको देखें तो दिस इज कॉल्ड द कोर्ट, दैट इज कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट हियर। एग्जीक्यूटिव साइड ऑफ गवर्नमेंट में जो सबसे ऊपर बैठा हुआ इंसान, व्हाट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके नीचे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी कोऑर्डिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एंड इसके नीचे ये मिनिस्टर साहब हैं और नीचे ब्यूरोक्रेसी है। अब फंडामेंटल इज वेरी क्लियर कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉ, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पब्लिक पॉलिसी, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी टू द पॉपुलेशन। तो देखो ब्रीफली अगर हम इस चीज़ को देखें ना, तो इस तरह के लमसम स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, राइट। जब हम लोग चलेंगे स्टडी में तो एक एक स्ट्रक्चर को जूम करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा चीज़ इसके अंदर में है,
and so this is called the union government and administration, right? चलो अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया में, व्हाट इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चे तो यूनियन गवर्नमेंट था, स्टेट में हम देखें तो स्टेट लेजिस्लेटर है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे तुमने देखा कि पार्लियामेंट में था, और ये है हाई कोर्ट। हम देखते हैं कि ये पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन हम 5 लेवल पे करते हैं, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, ब्लॉक एंड विलेज। एंड इसी को कोऑर्डिनेट करता है एक डिपार्टमेंट, व्हाट इज कॉल्ड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पर ये फंक्शनरीज को हम बोलते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कहीं कहीं पे इसको एसडीओ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम भी बोल लेते हैं अगर ये लॉ एंड ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है तो, डिविजनल कमिश्नर, सबसे ऊपर का जो ब्यूरोक्रेट है, दिस इज कॉल्ड द चीफ सेक्रेटरी, राइट। तो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पर्टिकुलर, राइट। नेक्स्ट इज कंसर्न रूरल लोकल गवर्नमेंट, राइट। अब देखो लोकल गवर्नमेंट को हम 2 भाग में तोड़ते हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जैसा तुम देख रहे हो यहाँ पे। रूरल लोकल गवर्नमेंट को बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति एंड द ग्राम पंचायत। और अर्बन में अगर हम बात करें तो एक जनरल हाउस होता है, उसके साथ में उसका ब्यूरोक्रेसी, इसको हम कह लेते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़, और इसको हम कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक एक चीज़ को देखेंगे, क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक हाउस का, एंड किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी में चैलेंजेज हैं, क्या रिफॉर्म करना चाहिए, इस चीज़ को हम लोग ना एक माइक्रोस्कोपिक व्यू लेकर के देखेंगे। डन। अब चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, पूरे को तुम अगर एक बार ऑर्गेनाइज कर लो तो इसी तरह का चीज़ निकल के सामने आता है। ये यूनियन गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट, बच्चे ये देखो लोकल गवर्नमेंट, ये हुआ रूरल लोकल गवर्नमेंट, दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड द अर्बन लोकल गवर्नमेंट, राइट। और सबके साथ ब्यूरोक्रेसी है, दीज आर द पर्टिकुलर फैक्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन कहो, डॉक्यूमेंटेशन कहो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है, इनको भी कर रहा है, इनको भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, और लोकल गवर्नमेंट को भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो ये तो हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। सबसे पहले शुरू किया था हमने इंडिविजुअल से, फिर पहुँचे थे मास पे, फिर पहुँचे थे ऑर्गेनाइजेशन पे, फिर पहुँचे थे ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करने वाले स्टेट पे, और फिर स्टेट को जब जूम करते हैं तो निकलते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जूम करते हैं तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी निकलते हैं। अगर उसको भी जूम करते हैं इंडिया में तो 3 लेवल का गवर्नमेंट निकलते हैं, और उसको भी जूम करते हैं तो फिर इस तरह के स्ट्रक्चर हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, राइट। कुछ नहीं करना है यार, अब कुछ करना क्या है, इसको एक्सपैंड करना है, अब बस डिटेल में स्टडी करना है। डन। तो बच्चे और अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इसमें कंटेंट है। यहाँ पे तो देखो इसमें 5 कंटेंट निकलेंगे। जब हम स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को तो इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो क्या बोलोगे इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट, राइट ना। दिस इज कंसर्न बीच वाले एग्जीक्यूटिव साइड ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर साइड ऑफ गवर्नमेंट जो लॉ बना रहा था, अनदर जुडिशियल साइड ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नेंस इन इंडिया। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट है, ये तीनों स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, राइट। और ये प्रोसेसिंग बाय द गवर्नमेंट, राइट। तो ये स्ट्रक्चर है और ये इसको प्रोसेस करता है, दिस इज कॉल्ड द गवर्नेंस इन इंडिया, राइट। तो 5 इंपॉर्टेंट ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करते हैं हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। डन। अब आइए यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज देयर। एक एक चीज़ को अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में 3 चीज़ आते हैं, philosophy of the constitution, salient feature of the constitution and constitutional provisions, right। इसको हम चलेंगे। अगर philosophy अगर हम डील करेंगे तो ये हो जाएगा which particular, that is the, इनको डील करते हैं तो ये हो जाते हैं preamble of the constitution, salient feature and something। अब आगे की ओर देखें तो preamble का एक अपना एनालिसिस हम लोगों ने किया हुआ है। salient feature में ये जो 6 salient feature देख रहे हो that is important, जिसमें फेडरलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैक्सिमम क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में इससे आते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसका चैलेंजेस से भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, राइट ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज देयर व्हाट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनियन एडमिनिस्ट्रेटरी मीन्स टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, इसमें बेसिकली यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो अभी हमने
हमने इनको यूटी बनाया, यूटी बना के एक स्ट्रक्चर दिया। अब चैलेंजेस क्या है, क्या रिफॉर्म्स होना चाहिए, क्या यूटी बनाना सही था गलत था, एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ डिबेट। अब इसको हम लोग ना डिस्कस करेंगे। इसमें सिटीजनशिप, अब कंटेम्प्रेरी इशू ले लो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अपने आप में कंट्रोवर्शियल मैटर है। इनको अगर हम एनपीआर और एनआरआईसी से मिक्स कर दें तो और भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। क्या होना चाहिए, क्या डिबेट है, हम लोग देखेंगे। फंडामेंटल राइट, ये तो यार इमर्जिंग टॉपिक, डायनेमिक टॉपिक है। एवरी टाइम देर इज़ द प्रॉब्लम बिफोर और डिबेट बिफोर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी जी का कैंडिडेचर जो था पार्लियामेंट में, वो अपने कैंसिल कर दिया अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ओनली ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन। एक इशू क्रिएट हुआ, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था कि क्रिमिनल इंसिडेंट था, राइट। हम लोग देखेंगे इसको अप्रोप्रिएटली। डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, पब्लिक सर्विसेज एंड द लास्ट वन व्हाट इज कॉल्ड द अमेंडमेंट प्रोविजंस। तो इसको अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो इतने कुछ हमारे बीच में निकल के सामने आते हैं, राइट। अब चलते हैं एग्जीक्यूटिव साइड ऑफ गवर्नमेंट की तरफ में। एग्जीक्यूटिव्स में हमारे पास में 3 क्लासिफिकेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, अनदर इम्पॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसीज। थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पर चले। कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव में अप्रोप्रिएटली हमें डिस्क्रिप्शन देना है, साथ साथ डिबेट क्रिएट करें। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट में डिबेट आया, प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेन एग्जामिनेशन के कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, 1 साल पहले की बात है, लास्ट टू लास्ट ईयर में क्वेश्चन था, व्हाट इज द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। इसको ये नहीं देखना है हमें कि ट्रेडिशनल है कि कंटेम्प्रेरी है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, लेकिन कभी कभी ये दोनों का एक रिलेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बीच का रिलेशन, इसका एक इशू बन जाता है। तो हम लोग देखेंगे इस इशू को, राइट। नेक्स्ट, यूनियन लेजिस्लेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेजिस्लेटिव डायनेमिक्स का टॉपिक है ये। स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेचर, फंक्शनरीज ऑफ लेजिस्लेचर, प्रिविलेजेज ऑफ लेजिस्लेचर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट टू लास्ट आया था, डिबेट भी है यहाँ पे, कि कोडिफिकेशन ऑफ द प्रिविलेजेस, क्या प्रिविलेज का कोडिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं, राइट ना, तो एक डिबेट है। अब इसको देखेंगे जब यहाँ पर चलेंगे तो सिटिंग एंड द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, प्रोसीजर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर आता है अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट, जिसमें कि बहुत सारे मोशंस है, क्वेश्चंस है एंड अदर इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द कमिटी एंड एवरीथिंग। ये सब को हम लोग एक एक चीज़ को लेकर के डिस्कस करेंगे, राइट ना। चलो ब्रीफ में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं लोकल गवर्नमेंट का। दिस इज कॉल्ड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर मेन फोकस होता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, चैलेंजेस, रिफॉर्म्स और सेकंड ARC का रिकमेंडेशन अपॉन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, राइट। म्यूनिसिपैलिटी में सेम थिंग, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स प्रोसेस, इसको भी हम देखेंगे, राइट ना। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने जुडिशरी के तरफ में, तो जुडिशरी में यही है बेसिकली, बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जुडिशरी, उनका फंक्शन, जजेज का फंक्शन, जुरिस्डिक्शन एंड एवरीथिंग वी विल हैव टू मेक द डिस्कशन। बट फंक्शनरीज एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशरी, ओरिजिनल, एप्लेट जुरिस्डिक्शन, रिविजनरी जुरिस्डिक्शन, ऐसे 6 जुरिस्डिक्शंस को हम लोग पूरी तरह से एक एनालाइज करके देखेंगे। और कभी कभी डिबेट आ जाती है जुरिस्डिक्शन में। डिबेट ये है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर में जो जुरिस्डिक्शन है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, तो मास्टर ऑफ रोस्टर का रोल इनके पास होना चाहिए कि इनसे हट जाना चाहिए। एक डिबेट देखते हैं इस डिबेट को, राइट। एंड बेसिक स्ट्रक्चर एंड जुडिशियरी भी राइट फ्रॉम बिगिनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर तो सिलेबस का पार्ट ही है, स्पेशली मेंशन है मेन एग्जामिनेशन के सिलेबस में, बाकी तो सिलेबस हमें बनाना पड़ता है। ये मेंशन किया हुआ तो जाहिर है इसके ऊपर में हम पूरी फोकस करेंगे। खास करके आयर कोहिलो केस 2007 के बाद ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, राइट, बिकॉज शेड्यूल 9 में भी बेसिक स्ट्रक्चर का टच आना, रियली दिस इज अ पार्ट ऑफ द डिबेट एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, राइट। तो चलो बच्चे देखेंगे, बाकी कंटेम्प्रेरी वर्डिक्ट्स वगैरह हम देखेंगे यहाँ पे। अब आते हैं गवर्नेंस की बात, तो इसमें बच्चे 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर काफ़ी
प्रोमिनेंट है फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, दोनों को क्लब करके भी देखते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज बेटर अकाउंटेबिलिटी के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी का नहीं होना जरूरी है। तो बेटर अकाउंटेबिलिटी तभी होगा जब यहाँ पर होगा ट्रांसपेरेंसी, राइट। ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी दोनों अपोजिट पोल है, लेकिन दोनों का सपोर्ट होकर के नेशनल डेवलपमेंट पॉसिबल है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह का रूल को मॉडिफाई करेंगे ब्यूरोक्रेसी का, वी विल हैव टू मेक डिस्कशन। ई गवर्नेंस अमर्जिंग इशू है 1990 के बाद में। ई गवर्नेंस आया तो एक चैलेंजेस भी लेके आया, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, जिसको कहते हैं हाइपर सर्विलेंस, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर में एक कटाक्ष आया। हमने बहुत सारे आधार एक्ट में जो बना हुआ प्रोविजन था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मॉडिफाई किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड किसी किसी पर्टिकुलर पोजीशन को किया, गवर्नमेंट के एक्शन पर लगाम लगाया। एक नया इशू जो आया हुआ है डिजिटल डिवाइड, इसके लिए हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। दीज आर पर्टिकुलर फैक्ट, राइट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड यू नो वेरी वेल, इस बार इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ। कुछ लोग का मानना है कि ये अमेंडमेंट अप्रोप्रिएट नहीं था, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन कमीशन के ऑटोनॉमी को कम करता है। रियली कम करता है या वो सही मायने में जस्टिफिकेशन है फेडरलिज्म के साथ में, ये हम लोग देखेंगे इनके ऊपर में। और सिटीजन चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज, इनका एसोसिएशन पेपर 4 से भी है, एथिक्स से भी है, तो इनको हम लोग देखेंगे अप्रोप्रिएटली डिटेल में अंडर द सिटीजन चार्टर। क्लियर। तो ये जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर गवर्नेंस इन इंडिया, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिसी, प्रोग्राम्स, स्कीम्स एंड एवरीथिंग वी विल हैव टू गो अंडर द डिस्कशन, राइट। तो बच्चे यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह का टॉपिक का डिस्क्रिप्शन है अंडर पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे, राइट। क्या क्या कंटेम्प्रेरी एरिया आ सकते हैं, किस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है। बिकॉज अगर तुम 10 साल के पेपर्स को देखोगे तो तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि जो ओरिएंटेशन है वो कंटेम्प्रेरी के ओरिएंटेशन में है, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज़, राइट। देखो वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन कर रहा है तो वाइस प्रेसिडेंट से उनका रोल एज चेयरपर्सन राज्यसभा भी बोल रहा है, और साथ साथ कंटेम्प्रेरी भी है। कंटेम्प्रेरी में भी दे रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन में जो अमेंडमेंट हुआ, वेदर इज इट अ पार्ट ऑफ द कर्टेल द ऑटोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन और इट इज ए पार्ट ऑफ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द टेंडेंसी फॉर द गवर्नेंस, राइट। तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एंड अब चलते हैं बेसिक सोर्सेस, क्या क्या चीज़ तुम कलेक्ट करोगे, राइट। तो बच्चे देखो हमने दो तरह से सोर्सेस को तोड़ा, एक तो हुआ ट्रेडिशनल सोर्सेस और दूसरे हो गए कंटेम्प्रेरी सोर्सेस, राइट। तो चलो पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल सोर्सेस। ट्रेडिशनल सोर्सेस में एक सोर्स तो तुम्हारे पास में मेरे समझ से बहुत ही फेमस सोर्स है, बट इज कॉल्ड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस बाय एम लक्ष्मीकांत जी का TMH की गाइड। बुक ही कहो, अब तो गाइड कहना उचित नहीं रहेगा। बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है, बहुत ही सिस्टमेटिक बुक है, आप गो थ्रू हो सकते हैं। बट इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि बहुत सारे ओवरलैपिंग का जो फैक्ट्स है इसको यार इंटीग्रेट कर लेना है। इसको हम ओवरलैपिंग में नहीं रखेंगे, इंटीग्रेशन में मेंटेन करेंगे। डन। सेकंड इज NCERT, बेसिक है, फंडामेंटल से 6 to 12 सिविक्स की बुक आती है, 6 में 12 तक जाते जाते तक पॉलिटिकल साइंस। तो ये उसके लिए है जो एकदम कुछ भी नहीं जानते, जीरो बेस से शुरू करें तो NCERT से शुरू करें तो बेहतर है, राइट। एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया DD बसु। DD बसु पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये एनालिटिकल है, एनालिसिस है इसमें, एक एक चीज़ का एनालिटिकल यानी कि वाई पे ज़्यादा फोकस है, राइट। एंड जब भी हम मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करते हैं तो वाई, अब तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी वाई का क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग नथिंग बट इज अ पार्ट ऑफ एनालिटिकल पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो उसको भी हम लोग डील करते हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय सुभाष कश्यप, बेसिकली फोकस इनका लेजिस्लेटिव साइड ऑफ गवर्नमेंट पर है, बट बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज जो होते हैं, खासकर फंडामेंटल ड्यूटी, इनका इन्फॉर्मेशन कहीं मिलता नहीं, इन्हीं के बुक में बहुत सिस्टमैटिक वे में मिलता है, राइट। अनदर इम्पॉर्टेंट आर पार्लियामेंट, नो डाउट लेजिस्लेटिव एरिया को कवर करने का सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल एंड एनालिटिकल बुक अगर कहें तो सुभाष कश्यप जी ने लिखा आर पार्लियामेंट। एंड हैंडबुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय PM बख्शी, बेटा ये थोड़ा सा बेयर एक्ट है, रखना चाहिए। कुछ कुछ आर्टिकल्स का डिस्क्रिप्शन जैसे फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटी,
डायरेक्टली क्वेश्चन कंटेंट से पूछ देते हैं। तो कंटेंट के लिए एक हैंडबुक तो होना जरूरी है, राइट ना। तो हैंडबुक हम पीएम बख्शी का ले सकते हैं, राइट ना, दैट इज़ द फैक्ट। तो देखो इसने बुक से तुम अगर पढ़ोगे तो ट्रेडिशनली आप साउंड हो जाओगे, राइट ना, ट्रेडिशनली आप इसको हिट कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हैं कि यार मेंस एग्जामिनेशन में ट्रेडिशन के साथ निकलने, ये या पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, कुछ कंटेम्प्रेरी बुक को इसमें एसोसिएट करना पड़ेगा। कुछ तो स्पेसिफिक बुक है और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये शशि शेखर जी का जो बुक आती है, इससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चैलेंजेस और पार्लियामेंट्री डायनेमिक्स को हम कंटेम्प्रेरी फॉर्म में इसको हम ऐड करके देख सकते हैं, राइट। न्यूज़पेपर द हिंदू ले लो, द इंडियन एक्सप्रेस ले लो, एनी पेपर ले लो, रिलेवेंट आर्टिकल होना चाहिए, राइट। हिंदू इन जनरल प्रीफर करते हैं, लोग मानते हैं कि इसका न्यूट्रल ओपिनियन है। कुछ लोग न्यूट्रल ओपिनियन मानते हैं, इंटेलेक्चुअल ओपिनियन मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि यूपीएससी इसी ओपिनियन को शायद फेवर करते हैं। इट्स ओके, वॉट एवर भी। लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटरल स्टैंडर्डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आर वेल रिकमेंडेड, राइट। रेडियो की बात है तो ऑल इंडिया रेडियो सुनिए, न्यूज आती है, वहाँ पर कंटेम्प्रेरी एनालिसिस, आधे घंटे का एनालिसिस है, बट अगर ये आदत बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। पूरा करेंट अफेयर्स आपको उस दिन का पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, राइट। और टीवी वॉच, टीवी का भी आप देखिए, राज्यसभा टीवी में कंटेम्प्रेरी इशू आते हैं अप्रोप्रिएटली, बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही कॉन्क्रीट और कोर एरिया में इसका डिस्कशन होता है, राइट। कर सकते इसको। एंड इंटरनेट ही पे जाना है तो यूट्यूब वगैरह देखने से तो अच्छा है यार, यूट्यूब में मतलब सिर्फ हमारा वाले वीडियो देख लेना, राइट, इट्स ओके। एंड यूट्यूब के साथ साथ में पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का साइट, इससे पब्लिक पॉलिसी जितने बनते हैं ना गवर्नमेंट को अपडेट होते हैं। और पीआरएस वाले साइट पे जितना लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन से रिलेटेड मैटर होगा उसको डील करते हैं, राइट। बाकी कहीं भी मत जाना। मैगजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्शन आईएएस, जहाँ से हम अभी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आईएएस इंटेंट हमारा एक मैगजीन है और ये बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड किया हुआ है हर एक टॉपिक को, हर एक सेक्टर में, और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड करके हमने इसको पब्लिश किया हुआ है। और हमेशा इसको हम पब्लिश करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, पीरियडिकली इसको पब्लिश किया जाता है। पूरा करंट अफेयर्स को समराइज करके बच्चे को दे दिया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। तो आईएएस इंटेंट जो है ना हमारा मैगजीन, वो आप देखें। करंट अफेयर्स भी का भी एक मैगजीन है जो हम पीरियडिकली प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बच्चे को डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल करना, फिर इसको एडिट करना, फिर इसको समराइज करना, इंटीग्रेट करना, ये जितने भी टास्क हैं हमारे कंटेंट टीम करके रखती है, बस आपको दे देना पड़ता है, राइट। तो अगर आप इसी पर अगर रिलाई करेंगे, दैट वुड आई फील दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। लेकिन अब फोकस रहना पड़ेगा, अप्रोप्रिएटली इसके ऊपर में काम करना पड़ेगा, राइट। तो भी देखा तुमने क्या क्या एकेडमिक ओरिएंटेशन में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। एंड इसी के साथ हम अपने आज का ओरिएंटेशन सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुमने एंजॉय किया होगा। कुछ भी डाउट अगर आता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यार अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पे, राइट। मेरे समझ से सब्सक्रिप्शन तो हो ही चुका होगा तुम्हारा। एंड प्रॉपर टाइम पे कुछ वीडियोस आते रहेंगे हमारे। तो अभी तो हमने एक ओरिएंटेशन दिया है, बाद में हमारे जो वीडियो आएंगे तो डिफरेंट एस्पेक्ट पे आएंगे। कुछ तो टॉपिक वाइज वीडियो हो सकता है कि हम इस चैनल पे अपलोड करें। कभी कभी कॉम्पिटिटिव वीडियो आते हैं। फॉर एग्जांपल कि इस साल का पेपर हुआ, पेपर में एक बहुत बड़ा ट्रेंड शिफ्टिंग हुआ, ट्रेंड पैटर्न को चेंज किया। जैसे एलिमिनेशन टेक्निक अब ख़त्म कर चुके, ओनली 1 ओनली 2 तुमने देखा होगा। इस चीज़ को हम कैसे टैकल करेंगे, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं उसको कैसे टैकल करेंगे, कोशिश करेंगे इस पर भी एक वीडियो बना के आपके सामने शेयर किया जाए। कैसे आंसर्स लिखेंगे, बिकॉज आंसर्स लिखना एक चैलेंजिंग टास्क हो गया। तो किस तरह से आंसर्स को लिखा जाए इस पे भी हम कोशिश करेंगे कि हम डिजिटली आपसे जुड़ें, आपसे एक रिलेशनशिप डेवलप हो, ऑनलाइन ही सही, डजेंट मैटर, एंड इस तरह के वीडियो को फ्रॉम टाइम टू टाइम हम देते रहेंगे। और ऐसे भी अगर आपको लगता है कोई और भी सजेशंस हो
या कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, बताना फिर हमें, कोशिश करेंगे अपने तरीके से इस वीडियो को देने के लिए। सो इट्स ओके, अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके। सो थैंक यू वेरी मच हियर एंड कीप इन टच। थैंक यू, बाय बाय।